कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। न्यायपालिका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये बहनों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। आइए हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहे हैं वहाँ मैं आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जांच करना है। क्या मतलब भैया बहनों? कहने का मतलब हमारे देश का संसद नियम कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का है, मगर उसको क्रियान्वित करने का काम किसका है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका मतलब कौन? मंत्रिमंडल। भैया बहनों, जब नियम कानून बना है तो उसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, या वो वैधानिक है या अवैधानिक है, या कोई कानून गलत तो नहीं है जिससे समाज के किसी वर्ग को नुकसान तो नहीं हो रहा है, या कार्यपालिका उसको गलत ढंग से लागू तो नहीं कर रही है। इन सभी बातों को हमारे न्यायपालिका के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। हम देखते हैं हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है। ये बहनों, अर्थात चाहे वो दो राज्य की लड़ाई हो, या आम जनता की सरकार के साथ लड़ाई हो, या कोई भी ऐसा विवाद जहां ऐसा लगता है कि इस विवाद का आखिर हल कैसे हो, निराकरण कैसे हो, तो इसके लिए न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ी। ये बहनों, हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं, मगर विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, अलग रखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी भी स्थिति में हमारे देश का जो निर्णय है, संविधान द्वारा जो निर्णय, क्षमा चाहूँगा मैं, सरकारें जो निर्णय लेती है, विधायिका द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वह ठीक से लागू हो, उससे किसी को नुकसान ना हो, और किसी के साथ अगर नुकसान होता है या अन्याय होता है तो उसके लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई गई है। तो आइए आखिर इसका गठन कैसे होता है थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें। भैया बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति, यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दिख रहा होगा, आप देखेंगे यहाँ से ये वाली लाइन, यहाँ से नीचे मैं और ले जा रहा हूँ, आपको देखिएगा ये पूरा लाइन दिख रहा होगा भैया बहनों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इसके साथ साथ हम और क्या देखते हैं? इसके साथ हम ये देखते हैं भैया बहनों कि सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीशों के मुख्य जो न्यायाधीश है वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और इसके साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करें कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, सभी को काम एक ही करना है। क्या? किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का मानने वाला हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, बल्कि सबको समुचित न्याय मिले, इसके लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। प्यारे भैया बहन, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, एक बार जब वो न्यायाधीश बन जाता है तो वह सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। मतलब जैसे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री बनता है 5 साल के लिए, राष्ट्रपति बनते हैं 5 साल के लिए, मगर न्यायाधीशों के साथ ऐसा नहीं है। वो एक बार अगर पद में आसीन हो गए तो वह सेवानिवृत्त होते तक उस पद पर आसीन रहते हैं। विशेष परिस्थिति में ही, सामान्य रूप से नहीं, विशेष परिस्थिति, अगर उस पर राजद्रोह का आरोप लग गया या ऐसा कोई गंभीर मामला जिससे देश की भावनाओं को या देश की गरिमा को अगर ठेस पहुंचती है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, मगर उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया नहीं जा सकता। भैया बहनों, तो आइए हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें हम ये देखते हैं
कि जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था बनाई गई है बहनों, वह भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वह पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे कौन, उच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, जो कहाँ है भैया बहनों, तो वो दिल्ली में है। उच्च न्यायालय जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिलासपुर में है। फिर उच्च न्यायालय से नीचे जिला न्यायालय, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हम जिस जिला में रहते हैं तो राजनांदगांव जिला में हमारा उच्च न्यायालय है। फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है, जैसे हमारा डोंगरगढ़ का न्यायालय। तो भैया बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायालय की व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था में बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय की श्रेणी से बाहर ना रहे, सबको समुचित न्याय मिले। तो आइए इस पर हम देखते हैं, ऊपर से नीचे हम आने का प्रयास करें। भारत में न्यायालय व्यवस्था आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं भैया बहनों। यहां पर देखिएगा, ये दिख रहा है भारत में न्यायालय व्यवस्था। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। यह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसमें क्या अधिकार हैं, तो इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। मतलब जितने भी अदालत हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है उसको सभी को मानना होगा। फिर दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है। तीसरी बात क्या, वह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा भी सकता है। फिर चौथी बात हम देखते हैं, वह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार या पावर दिए गए हैं। अब इसके नीचे हम आते हैं उच्च न्यायालय। तो भैया बहनों, उच्च न्यायालय कहाँ होता है, मैंने जैसे कि अभी कहा कि हमारे राज्य का न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायालय उसे उच्च न्यायालय, ऊपर जो पढ़े क्या है, उच्चतम, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अगर जिला न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, कोई आदमी उसके विरुद्ध अपील करता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। फिर हम दूसरी बात देखते हैं, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। रीट का मतलब होता है लिखित आदेश। वह अधिकार परीक्षा लेख, परमादेश, है ना, ऐसे वह रीट जारी करता है और ये अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। फिर हम तीसरी बात देखते हैं, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। राज्य के जितने जिले हैं, जहाँ का जिला न्यायालय का कोई भी ऐसा फैसला या निर्णय आता है तो वह उस पर भी सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार से उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। भैया बहनों, उसके नीचे हम देखते हैं जिला अदालत। देखिएगा यहाँ पर जिला अदालत। तो जिला अदालत में क्या बोल रहे हैं, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। जिले का कोई भी केस है तो वह जिले की अदालत में जाएगा। फिर हम दूसरी बात और देखते हैं, निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। जैसे डोंगरगढ़ के न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप जिला न्यायालय में जा सकते हैं, ये व्यवस्था बनाई गई है। फिर तीसरी बात, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। कोई ऐसा गंभीर मामला है जिससे आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो जिला अदालत में उसकी पैरवी होगी, मुकदमा होगी, उसकी सुनवाई वहाँ पर की जा सकती है। भैया बहनों, उसके साथ साथ और आगे हम नीचे आने का प्रयास करें। यहाँ पर एक देखिएगा, अधीनस्थ अदालत दिख रहा है, यहाँ से देखिएगा, अधीनस्थ न्यायालय है ना। इसमें क्या होगा बोले तो यहाँ पर हम देखते हैं, फौजदारी और दीवानी के मुकदमे विचार कर सकती है। फौजदारी और दीवानी, तो फौजदारी और दीवानी का मतलब क्या है, तो फौजदारी और दीवानी का मतलब यह है भैया बहनों कि अगर कोई ऐसा मामला जो धन से जुड़ा हो, जमीन जायदाद से जुड़ा हो, हत्या या मर्डर से जुड़ा हो, डकैती से जुड़ा हो, तो ऐसे मामलों पर अधीनस्थ न्यायालय में आप केस दायर कर सकते हैं। अगर आप अधीनस्थ न्यायालय के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो भैया बहनों आप कहाँ जाएंगे, जिला अदालत में जा सकते हैं। और
जिला अदालत से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको कहाँ जाने का अधिकार है? आपको ये जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर आप जा सकते हैं। मगर आपको लग रहा है कि मैं उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ, तो भैया बहनों आपको और भी क्या अधिकार दिया गया है? आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ मुकदमा दायर कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस प्रकार से प्रयास किया गया है। तो सबसे ऊपर भारत में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ अदालत। इस प्रकार से हमारे यहाँ शासन व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, गरीब, अमीर, कोई भी राज्य, देश के लोगों को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। भैया बहनों इस प्रकार से हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई है कि हम इस देश के रहने वाले हैं तो सबको समुचित न्याय मिले, सबके लिए न्याय की संपूर्ण व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक देश में सबको एक सा प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और आज हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इसके कारण ही लोकतंत्र अब तक सफल रहा है। भैया बहनों आज के कालखंड में इतना ही, नेक्स्ट कालखंड में और मिलेंगे।